हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सेल हब पर। जैसा कि प्यारे बच्चों हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली क्लास में थोड़ा सा इंटरप्टेड हुई थी क्लास वीडियो, थोड़ा सा उसमें नेटवर्क का इशू बना था, तो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो उनकी ओर एक नज़र हम डालेंगे और आज पूरी कोशिश रहेगी कि नया चैप्टर द्विघात समीकरण की ओर हम लोग बढ़ें। तो बिना किसी लेट के चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको बता रहा हूँ, कार्य से रिलेटेड है और इसके बाद मैं आपको बता दूंगा इसको और 16 नंबर की हिंट भी दूंगा, क्योंकि आप समीकरण को हल करना अच्छी तरीके से जान गए होंगे, क्योंकि हम बारीकी से इनका अध्ययन कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, दो तरीके बताऊंगा। तो पहला तरीका है ये फर्स्ट, ठीक है, और दूसरा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा सेकंड तरीका। तो प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष 3 दिन में करते हैं। तो एक अकेली महिला व एक अकेला पुरुष अलग अलग कितने समय में इस कार्य को कर लेंगे। ठीक है, तो फिर दो व्यक्तियों के बीच बात हो रही है, महिला और पुरुष के बीच। ठीक है, तो हम मान लेंगे प्रश्नानुसार माना महिला द्वारा कार्य को करने में लगा समय बराबर x, और चूंकि प्यारे बच्चों दिन की बात हो रही तो x दिन मान लेंगे। ठीक है, महिला द्वारा कार्य को करने में लगा समय, और पुरुष द्वारा कार्य को करने में लगा समय हम y डेज मान लेंगे, यानी y दिन मान लेंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों कह रहा है 2 महिलाएं 5 पुरुष। ठीक है, तो फर्स्ट स्थिति क्या कह रही है देखेंगे। पहली स्थिति है, देखो ये लगा समय हमने मान लिया है x और y, और 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में करते हैं। तो एक दिन का हम निकालेंगे, 4 दिन का कह रहा है, तो हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे, एक दिन का निकालेंगे। ठीक है, तो जब एक दिन का निकालेंगे तो यहाँ से हम समझ सकते हैं दिन है, तो जब एक होता ही है तो ये कहाँ आ जाता है, भाग में आ जाता है। तो वही हम इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट स्थिति 2 और महिला के लिए कितना समय लगा है x, और पुरुष कितने हैं 5, और कितना समय लगेगा y, और ये एक काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। प्यारे बच्चों 4 दिन में, तो हम 1/4 लिखेंगे। क्यों, हम एक दिन का हम समय निकाल रहे हैं, 4 दिन का कह रहा हम एक दिन का समय। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। सेकेंड स्थिति क्या कह रही है, और प्यारे बच्चों फिर वही समझाऊंगा मैं बात कि जब कथन आपको समझ में आ जाएगा तो आपको समीकरण बनाने में कोई भी मुश्किल कठिनाई नहीं होगी। 3 महिलाएं कह रहा है तो 3/x, 6 पुरुष कह रहा है तो 6/y हो जाएगा, और 3 दिन में कार्य पूरा कर रहे हैं तो 1/3 दिन। विलोपन विधि से इसको हल कर लें। ठीक है, तो समीकरण 1 को प्यारे बच्चों 3 से गुणा करें व समीकरण 2 को हम कितने से गुणा कर लें, 2 से गुणा, क्योंकि विलोपन विधि से हम क्या करते हैं, गुणांक बराबर करते हैं, तो x के गुणांक बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2, तो 3 से इसमें पूरे में गुणा, 2 से इसमें पूरे में गुणा। तो 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6/x प्लस 3 5 15/y, 3 एकम 3/4, और 2 से कराएं तो 2 ત્યાં 6, 2 छाक 12 और 2 एकम 2/3। घटा लेंगे प्यारे बच्चों तो कितना बचेगा, माइनस 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 ये कट जाएगा। एलसीएम बराबर है x, और ऊपर भी 6 है। अब y एलसीएम समान है, एक बार लिखेंगे। 15 में 12 गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3 बचेगा, और यहाँ पे एलसीएम बराबर नहीं है, तो देखो प्यारे बच्चों 3/4 माइनस का 2/3, 4 और 3 का एलसीएम प्यारे बच्चों 12 हो जाएगा।
अब इसका यहाँ पे गुणा करो या इसका यहाँ पे गुणा करो, अथवा 4 में कितने से गुणा करें 12 हो जाए 3 से, तो 3 तियाँ 9 और 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8। तो प्यारे बच्चों ये कितना आ जाएगा यहाँ से 3/y बराबर 9 में 8 गया 1/12। तिरिया गुणा करें तो y बराबर 36 और y क्या है प्यारे बच्चों पुरुष। तो पुरुष द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे हम पुरुष द्वारा कार्य को करने में लगा समय बराबर 36 डेज या दिन। ठीक है 36 दिन। अब प्यारे बच्चों इस y का मान चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ x निकाल लेंगे। अब हम इसका सेकंड मैनर देखते हैं, इसका तरीका देखते हैं कि सेकंड इसकी स्थिति क्या बन सकती है। तो प्यारे बच्चों एक फार्मूला आप नोट में लिख लेना, m1d1 बराबर m2 d2। देखो m1 m2 क्या है, पुरुष महिलाएं हो सकती हैं। d1 d2 डेज की बात है तो डेज लिख देंगे, अगर वहाँ पे घंटों की बात होगी तो h1 h2 लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। क्या होगा, देखो यहाँ पर था 2 महिलाएं व 5 पुरुष, तो हम क्या लिखेंगे, 2 महिला को हम 60 में ये लिख रहे हैं 2 महिला 5 पुरुष मिलकर, तो योग कर लेंगे। कार्य को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। उसी कार्य को प्यारे बच्चों 3 महिलाएं व 6 पुरुष मिलकर कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में। प्यारे बच्चों गुणा करा लो, 4 दूनी 8 महिलाएं, 4 पंचे 20 पुरुष बराबर 3 तियाँ 9 महिलाएं, 3 छंग 18 पुरुष। अब महिला में महिला घटा दो और पुरुष में पुरुष, क्योंकि प्लस है ना, तो हम अथवा करके क्या लिख सकते हैं, देखो 20 पुरुष में 18 पुरुष घटा तो ये 2 पुरुष बचेगा बराबर 8 महिलाएं उधर गई तो 9 में 8 गया तो 1 महिला, तो महिला लिख लेंगे, यानी 2 पुरुष बराबर 1 महिला, ये हमको मिला। और हमको ज्ञात क्या करना है, 1 पुरुष व 1 महिला का, तो हम पुरुष के लिए निकाल लें। तो एक पुरुष कार्य को करने में लेगा समय बराबर क्या हो जाएगा, देखो पुरुष लिखा 1 पुरुष, ये d दिन लेगा कार्य को करने में, और किस कार्य को करने में, या तो इसके बराबर कर दो या इसके बराबर, क्यों, क्योंकि इन दोनों का किया गया कार्य ही ये अकेला पुरुष कितने दिन में करेगा। तो हम ये ले लेते हैं 2 महिला और 5 पुरुष जो 4 दिन में काम करते हैं, 2 महिलाएं व 5 पुरुष मिलकर जो 4 दिन में कार्य करते हैं, वही 1 पुरुष d दिनों में करेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पुरुष हम देखो पुरुष का निकाले हैं तो पुरुष का हम निकाल के बता देते हैं कि हमारा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। तो पुरुष इंटू d बराबर, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, पुरुष काटना है, तो हम 1 महिला की जगह 2 पुरुष रखना है। ठीक, तो यहाँ 2 महिलाएं हैं तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, इसमें भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पड़ा रहने दो और गुणा 1 महिला, क्योंकि गुणा में 1 होता ही है, तो 1 महिला की जगह कितना रखेंगे, 2 पुरुष और प्लस का 5 पुरुष और पूरा का गुणा 4। अब इसको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, आप नीचे नोट डाउन करेंगे। तो पुरुष गुणे d बराबर, देखो 2 दूनी 4 पुरुष और 5 पुरुष 9 पुरुष हो गए और गुणे 4, पुरुष से पुरुष कट जाएगा, d बराबर 9 चौक 36 दिन। प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं कि पुरुष को कितना कार्य करने में समय लगा था, 36 दिन, यहाँ भी 36 दिन आया। अब जब महिला की बात होगी तो प्यारे बच्चों ये वही रहेगा, केवल पुरुष की जगह महिला हो जाएगा और इस बार यहाँ पे महिला ही बनाएंगे, तभी महिला से महिला कट जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये ट्रिक मान लो, एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक है मेथड करने का। ये सेकंड मेथड हो गया, ये फर्स्ट मेथड था करने का। ठीक है, इसके बाद मैं आपको
16 नंबर बता देता हूँ और उसमें मैं हल करके नहीं बताऊँगा, केवल आपको समीकरण बना के दे दूँगा। क्योंकि अब आप समीकरणों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखो रेलगाड़ी और बस की बात हो रही है और एक लड़की है रूही, उसके घर से बस द्वारा कुछ दूरी घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, मान लो यहाँ पे रूही है, इसका घर बी पॉइंट पे है, इनके बीच की दूरी दे रखी है 300 किलोमीटर। और प्यारे बच्चों कह रहा है कि कुछ दूरी रेलगाड़ी से, मान लिया कि ये दूरी रेलगाड़ी से तय की और आगे की दूरी बस से इसने तय की। ठीक है, अब कह रहा है प्रश्न के हिसाब से हम चलेंगे। प्रश्नानुसार माना, लास्ट में कह रहा है रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल बताइए और बात किलोमीटर घंटे की हो रही है, तो लिख लेंगे माना ट्रेन, रेलगाड़ी को हम ट्रेन लिख रहे हैं, ट्रेन की चाल x किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा और बस की चाल y किलोमीटर पर घंटा, इतना। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, प्यारे बच्चों मैंने एक फार्मूला आपको लिखाया था, चाल बराबर दूरी बटा समय। ज़रूरत पड़ने पर समय अगर यहाँ भेज दें, बटे में है तो यहाँ आया और ये वहाँ चला जाएगा, तो समय कितना हो जाएगा? दूरी बटा चाल। तो प्यारे बच्चों कह रहा है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, समय कह रहा है। तो समय कितना दिया है? 4 घंटे। समय बराबर होता कितना है? दूरी बटे चाल। तो फर्स्ट स्थिति तुरंत हमारे पास ये वाला फार्मूला आ जाना चाहिए कि समय की बात हो रही है तो समय 4 घंटे लगे, तो दूरी बटे चाल। दूरी क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो जो 60 किलोमीटर हमने चली चाल वो दूरी तय की, तो किससे हम तय कर रहे हैं? रेलगाड़ी से। तो रेलगाड़ी यानी ट्रेन की चाल कितनी है? x। और जो शेष दूरी है, तो प्यारे बच्चों 300 में से 60 हमारा बच गया, या 300 में से हम 60 किलोमीटर तय कर चुके हैं, तो शेष हमारा यही होगा और ये हम बस के द्वारा तय करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 60 बटा x प्लस 240 बटा y बराबर 4। प्यारे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर से बता देता हूँ, 60 किलोमीटर की ये जो दूरी है ये ट्रेन से तय कर रहा है, तो समय कितना हुआ? समय बराबर दूरी बटा चाल। और शेष यानी 60 तो चल चुका है, तो बचा कितना? 300 में से 60 घटा देंगे, ये बस के द्वारा ये तय कर रहा है। कुल समय लग रहा है 4 घंटे। सेकंड स्थिति क्या है? आप नीचे ही नोट डाउन करेंगे। सेकंड स्थिति है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, यानी दूरी बटा चाल, और शेष कितना बचेगा? 300 टोटल थी, उसमें 100 चल चुके हैं और ये बस के द्वारा चलते हैं, तो कह रहा है इस बार 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी पहले तो 4 घंटा लगता ही था, इस बार 10 मिनट अधिक लग रहे हैं। और प्यारे बच्चों ये मिनट है तो इसको घंटा बनाएंगे, तो मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग करेंगे, यहाँ लिख देंगे चूँकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो देखो ये मिनट था, तो ये गुणा में है 60, तो भाग में आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 6 चौक 24, 1 25 और बटे 6, क्योंकि इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम हो जाएगा। 6 चौक 24, 1 कम 1 25 बटे 6, ये आ गया
100/x प्लस ये बचेगा 200/y, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इन दोनों में से क्या हम कर सकते हैं, तो 25 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 25 एकम 25, 1/6 ये हो जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ भी अगर हम करें 4 से अगर डिवाइड कर दें तो ये क्या बने जाएगा, 15 बनेगा, ये 60 बनेगा, इधर 1 बचेगा, 15 60। ठीक है, या एक काम कीजिए, पढ़ा ही रहने दो, इक्वेशन सेकेंड माने एक्स वाई के मान निकालने हैं। तो देख पा रहे हैं अगर x के गुणांक बराबर करेंगे तो यहाँ 60 है और यहाँ 4 है, तो इसको 60 बनाने के लिए 15 से गुणा कर सकते हैं। तो 15 चौको 60 देखो बन जाएगा, तो इसमें फिर गुणा नहीं करना पड़ेगा। अभी तक क्या होता था कि 4 इसके गुणांक से इसमें गुणा, इसके गुणांक से इसमें गुणा, वो भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन अगर हमारा दूसरे समीकरण को ही अगर गुणा करने से हमें मान प्राप्त हो रहा है तो क्या करेंगे, वैसा ही कर लेंगे, इसको 15 से हम गुणा कर लेंगे। आप नीचे नोट डाउन करेंगे, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। 15 चौको 60, 15 अट्ठे 120 और 15/6, और हमारे पास ये दिया हुआ है 60/x 240/y बराबर 4। घटा लेंगे, माइनस 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 ये कट जाएगा, सेम है। प्लस माइनस माइनस कौन बड़ा है, 240 और 120 में 240, तो माइनस चिन्ह लगे रहेगा। एलसीएम समान है, 240 में 120 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा, और यहाँ पे 15/6 में 4 घटाएंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 6, 15 एकम 15, 6 चौक 24, ये आएगा माइनस 120/y। कौन बड़ा है 24 15 में, 24, तो 24 के आगे का चिन्ह, 24 में 15 घटा लो, 9/6, कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 0, तिरिया गुणा करो, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 40 गुणा 2 80 km/h। किसका निकला, बस का, तो लिख देंगे अतः बस की चाल। अब इस y का मान चाहे यहाँ पे रखो चाहे वहाँ पे रखो, x निकालेंगे, x क्या है, ट्रेन की चाल। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको यह समझ में आ गया होगा। और 2 ही इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन थे, समय और चाल से। चाल का एक और हमने आपको 14 नंबर में भी बताया था। देखो चीज़ें वही हैं, जब कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा तो उससे रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज में सवाल हो आप कर लेंगे। ठीक है, केवल आप ये मेथड याद रखिएगा और कॉन्सेप्ट। तो बिना किसी देरी के 3H एक्सरसाइज की ओर हम नज़र डालते हैं। प्यारे बच्चों देखो, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आप ये वीडियो को रोककर आप नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, 3H में मैं आपको वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके लिए नए होंगे। देखो पहला क्वेश्चन ये है 2x + y करके, फिर एक समीकरण है, इन दोनों को हल करके x y के मान निकालेंगे, और मान पूछा जा रहा है x - y का, तो x में से y वाला घटा के लगा लेंगे। 2 नंबर में हल करना है विलोपन विधि से, केवल x का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों y के गुणांक बराबर करने होंगे, क्योंकि जिसके गुणांक बराबर करते हैं तो वो कट जाता है। तो अगर हमको x के गुणांक निकालने हैं या वो x का मान निकालना है तो y के गुणांक बराबर कर देंगे, y का मान निकालना है तो x के गुणांक बराबर कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे जो एक सवाल प्रतिच्छेद बिंदु का आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, x = 0, 2x + 3y = 12 का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु ये पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, x सॉल्यूशन में x = 0 रखने पर 0 रखें, 2 × 0 + 3y = 12, ये 0 हो गया, ये गुणा में है भाग में जाएगा तो y = 4। और प्रतिच्छेद बिंदु होता क्या है प्यारे बच्चों, वही होता है x, y का रूप,
x कामा y का रूप, x हमारा 0 दिया है और y की वैल्यू 4, यही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों आप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी इसमें नया नहीं है, आप ये सब कर चुके हैं पिछली क्लास में, तो आप इसको कर लेना। ठीक है, अब हम नया चैप्टर प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी समय लग गया प्यारे बच्चों इस चैप्टर का एंड होने में, लेकिन चीज़ें हमने बहुत बारीकी से सीखी कि हमको बार बार उनकी ओर ना देखना पड़े, केवल एक बार समझते चले और रिवीजन हमारा होता रहे। और फिर वही बात मैं दोहराऊंगा, आप ये मत सोचिए कि सिलेबस कंप्लीट होगा, नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है, केवल आप नोट्स बनाते रहिए। उन बच्चों के लिए भी ये क्लासेस मददगार होंगी जिन्होंने अभी तक बिल्कुल अध्ययन नहीं किया है, और जो पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, अभी अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके लिए रिवीजन क्लासेस मान सकते हैं। चैप्टर 4 है और द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं आपको बता दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है। द्विघात समीकरण, प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण कह ही रहा है कि अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। ये नहीं कि इक्वेशन हो आप उस पर त्रिघात चतुर्थ घात लगा दे, नहीं, द्विघात कह रहा है तो अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। उसका रूप मैं मान रहा हूँ कि ax² + bx + c होगा। अभी तक बहुपद में केवल इतना पढ़ रहे थे जब शून्यांक निकाल रहे थे, लेकिन समीकरण कह रहा है तो समीकरण में इक्वेशन बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ वही स्थितियाँ हम लिखते चलेंगे। यहाँ पे मूल कितने होंगे, द्विघात है तो 2 मूल, वहाँ द्विघात है तो शून्यांक 2 होते थे, 3 घात तो शून्यांक 3 होते थे, तो यहाँ पे मूल कितने होंगे, मूल 2 अल्फ़ा कामा बीटा हम मान रहे हैं इनको, अल्फ़ा कामा बीटा है। ठीक है, वहाँ पर शून्यांकों का योगफल होता था, यहाँ पे मूलों का योगफल होगा, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होगा प्यारे बच्चों, वहाँ पे होता था -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, सेम यहाँ भी होगा, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। और जैसा कि हमारे पास समीकरण है तो x का गुणांक कितना है, +b, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस x का गुणांक b हो गया और x² का गुणांक a हो गया। ठीक, और मूलों का गुणनफल निकालेंगे, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अल्फ़ा × बीटा क्या हो जाएगा, अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो अचर पद कितना है यहाँ पे c और x² का गुणांक a है। कई बच्चे केवल इतना ही याद रखते हैं कि मूलों का योगफल -b बटे है और गुणनफल c बटे है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा अगर यही इक्वेशन मैं इस रूप में लिख लूँ bx + c + ax² बराबर 0, क्योंकि गुणा और योग में क्रम विनिमय लागू होता है। अब अगर कह दिया जाए कि मूलों का योगफल, तो आपकी नज़र तुरंत यहाँ पड़ती है सेकंड पे और पहले में, तो मूलों का योगफल आप लिख देंगे -c बटे, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो हमको क्या करना है, चीज़ें समझना है कि ये क्या होता है। अगर इस रूप है तो द्विघात ही, तो क्या होगा, हम तुरंत दिमाग लगाएंगे, नहीं, क्या होगा, हमने सीखा है मूलों का योगफल -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक,
और देखो वही चीज़ है ये। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, ना कि रटते हुए। ठीक है, इसी कड़ी में अगर हमसे कहा जाए द्विघात समीकरण पूछा जाए तो क्या होगा, जब मूल दिए हों तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा बराबर 0। वहाँ पे क्या होता था, x माइनस पहला शून्यांक इंटू x माइनस दूसरा शून्यांक बराबर 0 नहीं लिखते थे क्योंकि बहुपद था। ठीक है, अथवा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अगर 3 मूल होंगे तो त्रिघात होगा, उस स्थिति में हम गामा मान लेंगे, तो x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा x माइनस गामा बराबर 0। चूँकि अभी द्विघात कह रहा है तो हम इतना ही इसमें सीखेंगे। ठीक है, और ज़रूरत पड़ेगी प्यारे बच्चों तो पीछे हम कर चुके हैं, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर पूछे तो ज़रूरत पड़ने पर हम अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस का 4 अल्फ़ा बीटा लिख देंगे। और अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की ज़रूरत पड़ी तो इसको लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और फिर प्यारे बच्चों लिखेंगे माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा, क्योंकि इसको रोका है तो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। और फिर वही बात कि जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं, तो एग्जाम्पल्स को आप समझना है। और कोई भी एग्जाम्पल्स अगर आपको मुश्किल क्रिएट कर रहा है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए उसका सल्यूशन नेक्स्ट क्लास में मुझसे करवा सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या नया हम सीखने वाले हैं। इसको आप सब नोट डाउन करते हुए रहेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज, आज से इसका शुभारंभ हुआ है, द्विघात समीकरण। तो एक्सरसाइज ये है 4A। क्वेश्चन देखते हैं इसके। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं, जांच करना है। पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। तो प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं, इसका होल स्क्वायर करें तो हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर, ये पहले हम वास्तविक संख्याओं में हम आपको बता चुके हैं। तो क्या होता है, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग 1 का वर्ग वही रहेगा, प्लस दोनों का आपस में गुणा करके 2 गुना, तो 2x, x गुणे 1x और 2 से गुणा करेंगे तो 2x बराबर 2 से गुणा करो 2x माइनस 2 3 6। समान पद समान चिन्ह के साथ दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाते हैं। तो x स्क्वायर ये प्लस 1 है, ये माइनस 6 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा प्लस 7 बराबर 0। तो देख पा रहे हैं द्विघात हमारा है, तो लिखेंगे द्विघात है। ये मत इसमें कहिए सोचिए आप कि इसमें x वाला पद नहीं है। ठीक है, घात तो 2 मिली, द्विघात है। इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ 5वां नंबर, क्वेश्चन 5वां, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों गुणा करो, गुणा नहीं, पहले ये पड़ा रहेगा सल्यूशन। होल स्क्वायर, पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग, 2 का वर्ग 4 हो गया। अब माइनस का आया तो माइनस लगेगा रहा, इन दोनों का आपस में गुणा करके 2 गुना, तो 2x का गुणा 2 से करेंगे तो 4x। क्या कैंसिल होने वाला है, एक्स स्क्वायर ही कैंसिल हो गया। ये 4x इधर आएगा, जोड़ेगा तो कितना होगा 7x, 4 1 5, नहीं इधर आएगा ना तो माइनस का 3 हो जाएगा, -4 में 1 जोड़ेंगे। क्या यहाँ घात 2 दिख रही है, नहीं, तो ये द्विघात नहीं है, केवल जांच करके आपको बताना है। तो इसके और क्वेश्चन इसी तरीके से आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों।
इसके बाद समीकरण के रूप में ही केवल लिखना है, हल नहीं करना है। हल करने का होगा तो आप उनको अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं विलोपन विधि के माध्यम से। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत, जैसे प्यारे बच्चों मैंने कह दिया संख्या 1, तो क्रम से आने वाली दूसरी क्या हो जाएगी 2। पूर्णांक कह रहा है ना, तो पूर्ण अंक होना चाहिए। और धनात्मक, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, जो माइनस से ले करके प्लस तक, अनंत तक जाती हूँ, और शून्य भी उसमें शामिल हो, लेकिन कह रहा है धनात्मक हो और पूर्णांक हो। तो जैसे हमने मान लिया x, तो दूसरी क्या हो जाएगी x+1। क्यों, अगर एक हमने माना है तो दूसरी जब हम गिनती पढ़ेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से आगे 3, एक एक का अंतर होगा, क्योंकि क्रमागत क्रम से जब बढ़ेंगे तो एक एक कदम बढ़ेंगे। तो कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो यही हम लिख लेंगे, प्रश्नानुसार माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ये है। ठीक, x+1, ठीक, बराबर करके, ठीक, इसको उसके आगे लिख देना है। और प्रश्न में क्या कह रहा है, ठीक है, प्रश्न में कह रहा है, दिया है, क्या दिया है, दोनों का गुणनफल x+1 बराबर 306, इतना समीकरण के रूप में लिख दिया है। अब कह रहा है कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है तो अब क्या करेंगे, गुणा करें, x² + 1 से गुणा कराएं x, ये इधर लाएं, माइनस का 306 = 0, द्विघात बन गया। अब मैंने आपको बताया है तरीका, या तो आप ये सोचें कोई दो संख्या ऐसी हों जैसे 11 12, क्योंकि क्रम से आए, लेकिन उनका गुणनफल आपको 306 ही प्राप्त होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अचर पद को द्विघात के गुणांक से गुणा करेंगे, तो 306 कम 306 हो गया। ठीक, अब माइनस लगा है तो घटा के लाना है, x के आगे गुणांक कितना है 1, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करें हम, तो 2 से किया, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 3 6, 3 से कटेगा 5 3 8 1 9, 3 5 15, 3 1 कम 3, 3 से काटें 17 और 17 1 कम 17। तो प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 और 17 का अगर हम गुणा करेंगे तो 306 होगा, और 18 में 17 घटा देंगे तो प्यारे बच्चों हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x² + 18 17 घटा के ये मान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो x² + x से गुणा कराएं, -17x - 306 = 0। इन दोनों में कॉमन x, तो बचेगा x + 18। इन देखो ये जो बचता है वही यहाँ भी बचना चाहिए, तो दोनों में कॉमन माइनस, उसके बाद x के आगे कितना है 1, यानी ये पूरा गुणा होगा, मतलब गुणांक यानी उभयनिष्ठ कॉमन होगा, तो x + 18 बराबर 0। दोनों में समान पद बचे, x + 18 बचेगा क्या, x - 17 बराबर 0। धनात्मक कह रहा है तो हम 18 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि x + 18 बराबर 0 करेंगे, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी तो इसका मान 0 होगा। तो हम इसको अगर 0 करेंगे तो +18 उधर -18 हो जाएगा और धनात्मक नहीं रह जाएगा। तो हम यहाँ से x - 17 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 17 हो जाएगा। आप नीचे नोट डाउन करेंगे, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अतः संख्या या अतः पूर्णांक क्या हो जाएगा, देखो 17 निकला मान, तो 17 x बराबर 17, दूसरा क्या है x+1, तो 17 + 1 यानी 18। तो यही हमारे पूर्णांक हो गए। इसी तरीके से प्यारे बच्चों एक रेलगाड़ी का है कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो प्यारे बच्चों हम रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है,
और हम समय कितना हो जाएगा, समय इसमें हम मान लेंगे, समय देखो x मान ले और समय को टाइम t होता है तो उसको t मान ले देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी हिंट दिए देता हूँ आपको, क्योंकि छोटा सा ये चैप्टर है एक्सरसाइज। ठीक है, देखते हैं। क्योंकि इसमें हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, समीकरण बनाना है, फिर चाल भी बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर ये है आपका 11, 480 किलोमीटर दूरी दी है, दूरी है 480 किलोमीटर। ठीक है, और समय हम मान लेते हैं, माना समय, देखो x भी मान सकते हो लेकिन समय को टाइम बोलते हैं तो t मान लो तो ज़्यादा सही है। और एक घंटे की बात कह रहा है तो t घंटे लिख दें। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कह रहा है, समान चाल से, तो माना चाल, और चाल भी मान लें। चाल को स्पीड बोलते हैं लेकिन अभी तक हम x करते हुए आए हैं तो हम x ही मानेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि दूरी समान चाल से तय करती है। तो फर्स्ट स्थिति क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय t। ठीक है, और सेकेंड स्थिति क्या कह रही है, सेकेंड स्थिति है प्यारे बच्चों, कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो कम के लिए घटा देंगे x माइनस 8। ठीक, तो वह उस दूरी को तय करने में, इस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, यानी t+3 कर देते हैं, इतना। अब हमसे रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों हमको क्या गायब करना है, क्यों, क्योंकि जब हम x का मान निकालते हैं तो y को गायब करना होता है, y को निकालना होता है तो x गायब करता है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, चाल, चाल क्या है x, तो x रखना है तो कौन गायब करना है, t, तो t को गायब करेंगे तो t का मान यहाँ से निकाल लें, तो t इधर भेजेंगे तो ये x यहाँ आ जाएगा 480 बटा x, इसको माने समीकरण 1, इसको मान लो 2, और देखो t का मान उठा के यहाँ रख देना है। ठीक है, समीकरण आप नीचे नोट डाउन करेंगे, समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में आप रखेंगे, पूरी बात लिखेंगे 2 में रखने पर, तो x माइनस 8 480 या 480 t की जगह मान रखें, t का मान कितना है 480 बटा x प्लस का 3, इसके नीचे 1 मान लेंगे हम, तो x माइनस 8 बराबर 400, थोड़ा सा हम इसके लिए वहाँ बताएंगे। ठीक है, क्लास लंबी हो सकती है आज की, क्योंकि हम इसी में 2-3 सवाल पिछली क्लास के किए हैं, तो ये हो जाएगा। आप नीचे ही नोट डाउन करेंगे, इसके जस्ट नीचे x माइनस 8 इक्वल 480 बटा, देखो अब गुणा कराएंगे तो 480 का 1 में गुणा वही हो जाएगा 3x बटा x। प्यारे बच्चों किसका हर नहीं है, तो देख पा रहे हैं 480 का हर नहीं है, तो इसके नीचे हम 1 मानेंगे, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, तो x माइनस 8 बराबर 480 x से गुणा बटे 480 प्लस का 3x। प्यारे बच्चों तिर्यक गुणा करेंगे, 480 से पहले सभी में गुणा करेंगे, तो 480 x 8 से गुणा कराएंगे तो 0 8 8 64, 8 चौक 32 6 38, 3x से अब गुणा कराएं तो 3x स्क्वायर और माइनस का 3 8 24, x बराबर 480 x। समान पद समान चिन्ह के साथ कैंसिल हो गया, बचा गया 3x स्क्वायर माइनस सीरीज से लिखेंगे द्विघात, फिर सिंगल घात, फिर अचर पद। अब उधर कुछ नहीं तो क्या बचेगा 0। देख पा रहे हैं 3 से घटे कैंसिल होगा या विभाजन होगा कि नहीं, तो देख पा रहे हैं 4 2 6 8 3 11 4 15, तो अथवा करके 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 1 लिखेंगे नहीं, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, 0 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों क्या करना है,
वही काम 1280 कम 1280, जैसे अभी 306 के हमने गुणनखंड किए थे वैसे ही करना है, और माइनस लगा है तो घटा के लाना है आपको 8, यानी दो पद ऐसे हों कि उनका आपस में गुणा करें तो 1280 हो, लेकिन घटा के 8 है। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। वही x का मान हम निकाल लेंगे। अगर t का मान कहते हैं तो वही x का मान यहाँ रख के हम t निकाल लेते हैं। ठीक है। 13 नंबर देखो, ये तो हमारा 11 नंबर था, पहले 13 बता देता हूँ। आयु से रिलेटेड है, आप कर सकते हैं। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों। इसको भी आप कर सकते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले एक्सरसाइज 3G में शायद किया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ केवल यहाँ पे क्या है कि अब द्विघात के रूप में देख पा रहे हैं कि हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं द्विघात के रूप में बनता हुआ जा रहा है, तो उससे हम हल करेंगे। अभी तक प्रीवियस जो क्लासेस हुई हैं तो उसमें क्या था कि हम दो समीकरण x y के पदों में यानी दो चर राशियों के रूप में प्राप्त करते थे और उनको विलोपन विधि के माध्यम से हल करके उनके मान निकाल लेते थे। लेकिन जब द्विघात समीकरण हमने आज एंट्री की तो देख पा रहे हैं कि हम जो क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो द्विघात के रूप में प्राप्त हो रहा है समीकरण, और उनके गुणनखंड प्राप्त करके हम उस जो हमारी वैल्यू है x के रूप में उसका मान कहेगा तो उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो बिना किसी लेट के, क्योंकि टाइम हो गया होगा ज़्यादा, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं कि ज़्यादा लंबी क्लासेस ना हो कि आपको दिक्कत ना हो, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिए। थैंक यू प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।